अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। अच्छा बच्चों, मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों के साथ जो ये स्टैट्स का चैप्टर है हमारा एमएफए की बुक का, इसको ज़रा और डिस्कस कर लूँ। क्लासेस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं। फॉर एग्जांपल ये इंटरवल, रेशो, नॉमिनल, ऑर्डिनल डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्टिंग, ये सारी चीज़ों के मैंने आप लोगों को एक डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी दिए ताकि आप जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हो वो आराम से चीज़ें कवर कर लो। हमने क्लासेस में सेल्फ टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कवर किया। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के साथ जो है ना, ये एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको डिस्कस करूँगा कि इसमें आखिर एग्जामिनर क्या चाहता है, और फिर मैं इसका सलूशन भी डिस्कस कर लूँगा कि भाई आखिर ये है क्या। और एक आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उससे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लो। लेकिन जैसे कि मैंने क्लासेस में कहा था, अभी तक हमने जो चीज़ें क्लासेस में कवर करी है ना, वो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों को 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। बट अब जो चीज़ें मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा आपको जो है ना टफ टाइम दे सकती है। तो ये आप ऊपर से देख लेना, ऊपर ऊपर से, बहुत ज़्यादा डिटेल में टू बी ऑनेस्ट ना जाने का टाइम है, ना जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आईकेप जो है वो इतना ही ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछे। बहरहाल हम देख लेते हैं क्योंकि देखें सिलेबस में है ये चीज़। तो ज़रा इस सवाल को बस एक आप समझ लें, एनालाइज करना है हमें। इसमें लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव टू चूज बिटवीन अ ब्रॉड रेंज। Some funds are mainly held by foreign institutional investors, whereas others are predominantly held by domestic institutional investors. देखो, दो तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यूनिट्स परचेज करते हो, रिटर्न आता है। दो तरह के फंड्स आपके सामने हैं। एक वो फंड्स है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक वो है जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। This raises the question of whether mutual investors mainly owned by foreign institutional investors are more profitable as compared to the mutual funds held by domestic institutional investors. अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाले फंड्स हैं, क्या वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं है? क्या उनका एवरेज प्रॉफिट डोमेस्टिक वालों से ज़्यादा तो नहीं है? To help answer this question, a group of researchers randomly sampled the annual returns from mutual funds. These are listed in table number 4. अब आपको पता है आपकी बुक पे चैप्टर के बैक पे कुछ टेबल्स बने हुए, वो टेबल्स मैंने यहाँ पर पेस्ट भी कर दी हैं। देखिए, ये है रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। और एक ये टेबल बना हुआ था, रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हेल्ड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी कि सालाना जो परसेंटेज में रिटर्न आया ना, उसके दो टेबल्स आपको ये बैक साइड पर, जो आपका जहाँ पे चैप्टर ख़त्म होगा वहाँ पर ये इस तरह के कुछ टेबल्स जो हैं वो दिए हुए बने हुए, ठीक है ना। Can the researchers conclude at the 5% significance level that funds with foreign institutional investors ownership outperform mutual funds with domestic institutional investors? यानी कि क्या एक फंड दूसरे फंड को आउट परफॉर्म करता है या नहीं? एक फंड दूसरे फंड को आउट परफॉर्म तब करेगा जब दोनों का रिटर्न सेम ना हो। सही बात है ना। अगर मिसाल के तौर पर दोनों ऑन एन एवरेज 5% कमा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फंड दूसरे को आउट परफॉर्म नहीं करता, दोनों बराबर कमा कर दे रहे हैं। लेकिन एक 7-8 पर है और एक 3-4 पर है, तो एक दूसरे को आउट परफॉर्म करता। इसी हिसाब से अगर मेरी बात पे वापस से आप गौर दोगे, हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना, तो हमारी ये दो हाइपोथेसिस बनेंगे। ये आपके बुक के आंसर में मेंशन है। अगर दोनों फंड्स का मीन रिटर्न बराबर है, यानी कि ये भी 5% है, ये भी 5% है, तो 5% माइनस 5% है 0। तो इसका मतलब दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर एक का रिटर्न दूसरे से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये 8% है और ये 3% है, तो फिर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा और दोनों फंड्स जो है उनका रिटर्न बराबर नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ कहानी है, लेकिन इस कहानी में भी एक कहानी है, चलें वो देखते हैं। To answer the question, we need to compare the population of return from mutual funds closely held by foreign institutional investors and mutual funds closely held by domestic institutional investors. इस चीज़ को आंसर करने के लिए कहता है कि हमें इन दोनों के रिटर्न्स को केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। This problem objective data type combination tells us that the parameter to be tested is the difference between the two means
अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है कहानी में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द एफ टेस्ट। सर ये एफ टेस्ट कौन सी वाला है? शायद ये एफ टेस्ट आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं पढ़ा। एफ टेस्ट एक टेस्टिंग होती है जिससे आप ये देखते हो कि दो पॉपुलेशंस की स्टैंडर्ड डेविएशंस सेम हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर दो बैट्समैन हैं, दोनों ने 10 इनिंग्स खेली, दोनों का 10 इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 40 रन है। ऑन एन एवरेज एक इनिंग में 40 बनाते हैं, लेकिन एक बैट्समैन कभी 0 बनाता है, फिर 100 बनाता है, फिर 1 रन बनाता है, तो फिर 150 रन बनाता है। और दूसरा बैट्समैन जो है वो 40 35 45 40 35 45 50 40 35 45 50 इस रेंज में बनाता है। तो दोनों की एवरेज तो सेम होगी, लेकिन एक की स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा और एक की स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगी। ये हम स्टैंडर्ड डिविएशन के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमें इस तरह का कोई टेस्ट करना होता है जिसमें हम दो अलग अलग पॉपुलेशंस की मीन के डिफरेंसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, दो इन्वेस्टमेंट की मीन रिटर्न जो है वो सेम है या नहीं ये एनालाइज कर रहे होते हैं, तो पहले हमें देखना पड़ता है कि उन दोनों से आने वाले रिटर्न की स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है या डिफरेंट है। सेम होगी तो कोई और प्रोसीजर है, डिफरेंट होगी तो कोई और प्रोसीजर है। आगे बोलता है एफ टेस्ट टू चेक वेदर द टू पॉपुलेशंस हैव इक्वल वेरिएंसेस और नॉट। क्या दोनों पॉपुलेशंस का सेम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन है या नहीं। अब देखो क्या बोलता है, इफ द टू पॉपुलेशंस हैव इक्वल वेरिएंस, अगर इन दोनों का इक्वल वेरिएंस होगा देन अ टी टेस्ट वुड बी अप्लाई टू द डेटा टू चेक द डिफरेंस इन मीन्स। तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। सर टी क्यों, जेड क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन सवाल में नहीं दी हुई है। ठीक है ना, हमारे पास ये जो है, ये जो टेबल दिया हुआ था ना, टेबल 4, ये 50 लोगों का आप कह लो कि रिटर्न है, 50 रिटर्न है। ठीक है ना, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीएशन और कुछ कंडीशंस थी जिस पे हम जेड और टी पे बाइफिकेशन करते हैं। 12 यहाँ पर हम टी यूज़ करेंगे, लेकिन टी यूज़ करने से पहले हमें क्या देख रहा है कि दोनों की स्टैंडर्ड डिवीएशन सेम है या नहीं, दोनों का वेरिएंस इक्वल है या नहीं। ऑन द अदर हैंड इफ द टू पॉपुलेशंस हैव अनइक्वल वेरिएंस, लेकिन अगर इनका वेरिएंस अनइक्वल व स्टैंडर्ड डिवीएशन बराबर नहीं हुई, देन वी यूज द अनइक्वल वेरिएंस कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटर ऑफ μ1 माइनस μ2 एंड अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये दूसरी कहानी है जब अनइक्वल होगा। ठीक है, अनइक्वल होगा तो ये कहानी, इक्वल होगा तो पिछली वाली कहानी। अब सर इसका मतलब कि ये सवाल आएगा तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि स्टैंडर्ड डिवीएशन इक्वल है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे लिखते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इज द मीन नेट एनुअल रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यू1 इज लार्जर देन द मीन ऑफ द हेल्ड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये सवाल से ही पिक करिए हुआ सेंटेंस है, यही हमें चेक करना था। तो यहाँ तक आप ज़रा इसको अच्छे से रीड करिएगा आगे बढ़ने से पहले। अब हम आते हैं एफ टेस्ट पर। एफ टेस्ट क्या है कि दोनों पॉपुलेशंस की मीन या वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डिवीएशन इक्वल है या नहीं। एच नॉट इक्वल है। एच नॉट का मतलब क्या है, वेरिएंस ऑफ वन पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ द सेकेंड पॉपुलेशन। एच वन क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा, जब दोनों की वेरिएंसेस बराबर हो, वो हम नल हाइपोथेसिस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वल नहीं होगा ये हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब लिखा हुआ है यूजिंग डेटा इन टेबल नंबर 4 S1 इज दिस एंड S2 इज दिस। अब देखें ये कैलकुलेट नहीं हुआ था, और आपके बैक साइड पर जो है ना वो टेबल है, आप देखें वैल्यूज़ क्या है 45.131 और 42.08। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर दी है। ये आप लोगों का फॉर्मूला है रेलेवेंट जो आपने अप्लाई करना। ठीक है ना। अच्छा, वैल्यूज़ क्योंकि इस तरह से आ रही थी तो मैंने एक्सेल शीट पे जो है वो सारी वैल्यूज़ लिख दी, और मैं आपको ज़रा फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखें ये मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सारी वैल्यूज़ टाइप की है 9.7, 7.2, 15.97, 17.1। ये देखें आपके पास पहले कॉलम में नज़र आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, मैंने कुछ और वर्किंग्स वगैरह भी करी हुई हैं तो आप उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखो सबसे पहले तो आप मीन निकाल लो ना। मीन कैसे आएगी, ये समीशन है, ये समेशन है। ठीक है ना, और 50 चीज़ों का समेशन है तो 50 से डिवाइड किया तो मीन आ गई मीन। समेशन ऑफ x ओवर n आपको पता है। दूसरा ऊपर क्या चाहिए, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। अच्छा, n माइनस वन हो गया 50 माइनस वन, 50 माइनस वन यानी कि 49। 50 चीज़ें हैं, n माइनस वन 49। ऊपर क्या, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, पहले तो x में से यानी कि 9.7 में से मैंने x बार माइनस किया हर बार।
हर बार माइनस करना होगा। क्या सर इतनी लंबी वर्किंग करनी होगी? अल्लाह ना करे ये सवाल है, आएगा तो करनी होगी इसी तरह। ठीक है ना, पहले तो देखो एक्स में से एक्स बार, एक्स में से एक्स बार, एक्स में से एक्स बार माइनस हो रहा है। देखो क्या माइनस कर रहा हूँ मैं, C53 माइनस करता हूँ। C53 सेल में मैंने मीन लिखी थी, और फिर ये आगे उसका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो ये इफेक्टिवली ऊपर वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर मैंने ये जो फॉर्मूला है, यानी कि ये जो ऊपर मेरे पास ये समीशन आ गया, इसको मैंने नीचे वाली वैल्यू यानी कि 49 से डिवाइड किया, तो देखो 45.131 आ रहा है। इसी तरह से सेकेंड पॉपुलेशन के लिए ये 42.083 है। ठीक है ना, सेम चीज़ अप्लाई करी है, सेम चीज़ अप्लाई करी है। ठीक है ना, पहले तो मैंने सारी चीज़ों का सम निकाला, सम निकाल कर 50 से डिवाइड किया, मीन आई, ये रही मीन। ठीक है, मीन आ गई। उसके बाद फिर क्या किया, x माइनस मीन का स्क्वायर, फिर x माइनस मीन का स्क्वायर, x माइनस मीन का स्क्वायर, x माइनस मीन का स्क्वायर, फिर ये सारे 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 कैलकुलेट कर 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 इनका सम किया, और फिर ये फाइनल आंसर निकाला 42.0839। यही यहाँ पर भी आ रहा है 42.08। अच्छा, फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ कैलकुलेट कैसे होता है? हमेशा ज़्यादा वाला वेरिएंस ऊपर, कम वाला वेरिएंस नीचे, ज़्यादा वाला वेरिएंस ऊपर, कम वाला वेरिएंस नीचे, ज़्यादा वाला वेरिएंस ऊपर, कम वाला वेरिएंस नीचे। तो अगर यहाँ पर S1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है 45.131, ये ऊपर, और 42.08 ये नीचे। अगर ये ज़्यादा होता तो ये ऊपर और ये नीचे, तो इस तरह से ये 1.072 आ गया। We will reject the null hypothesis if f calculated, यहाँ पे लिखना चाहिए f calculated is greater than 0.05/2 49, सर ये क्या हो रहा है? देखो आपके पास 5% का अल्फा, तो अल्फा अपॉन 2 जो है वो 0.025 हुआ। सर 49 कैसे है बेटा? एक कहानी हमने डिस्कस करी थी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, n-1। तो 50 चीज़ें, 50 माइनस 1 49 होता है। अच्छा सर, दो बार 49 क्यों लिखा है? पहला 49 पहले सैंपल के लिए, दूसरा 49 दूसरे सैंपल के लिए, दोनों सैंपल में 50 चीज़ें थी। अच्छा सर, ये क्या डाला हुआ है, इक्वल्स टू नहीं डाला, और ये कौन सा निशान होता है? ये होता है अप्रॉक्सीमेटली का निशान। यानी कि जब मुझे टेबल से, देखो एक टेबल की वैल्यू होती है, एक मेरी अपनी वैल्यू होती है, जैसे कि हमने टी में और जेड में क्लास में डिस्कस किया। तो जब मैं टेबल से ये देखना चाहूँगा ना, मुझे टेबल पे ये नहीं मिलेगा। एफ का टेबल एक लंबा चौड़ा टेबल होता है, तो उससे ये बोला है कि यार ये तकरीबन बराबर होगा 0.05/2 50, के। तो मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। सर एफ का टेबल कैसा होता है, देखते हैं। देखो भाई, ये आपको पढ़ने वाला है एक धचका। देखो ये एफ का टेबल होता है और ये चलता ही चला जाता है, ये पूरा टेबल नहीं है, ये पूरा टेबल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, मैं इस टेबल को रीड करना थोड़ा समझा दूं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा 0.05। अच्छा, ये कंप्लीट टेबल जो है ना, वो तो ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा होता है कुछ। ठीक है ना। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपके पेपर में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, अल्लाह ना करे। आपको जो है ना वो वैल्यू कोई बता देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी ये देखो, ये वैल्यू हमें ढूंढनी थी टेबल से। अच्छा सर, न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब था? यानी कि आपने देखो ऊपर 45.131 रखा था ना, ठीक है ना। इसका जो सैंपल साइज होगा ना, जिधर से ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले यहाँ पर लिखोगे। इत्तेफाक से इसमें तो फॉरेन और लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों का सैंपल 50-50 है, चेंज भी हो सकता था ना। और न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर वाली बार में ढूंढोगे। न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, वो ऊपर वाली बार में ढूंढोगे। डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ ढूंढोगे। पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि, टू बी ऑनेस्ट, इस तरह से आए सवाल। एनीवेज, अगर आएगा तो वो इसकी वैल्यू दे देगा। अब इसकी वैल्यू दे दी, सीधा सा काम क्या किया आपने? फ्रॉम द एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द वैल्यू ऑफ दिस इज 1.75। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.072 आ रही है, यानी कि इससे कम आ रही है, इससे कम आ रही है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज स्मॉलर देन द रिजेक्शन रीजन, क्योंकि कैलकुलेट करी हुई जो वैल्यू है 1.072 वो कम है रिजेक्शन रीजन वाली वैल्यू से, जो कि 1.75 है, वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस मीन्स द वेरिएंस ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर इक्वल। इसका मतलब दोनों पॉपुलेशन की वेरिएंस सेम है। We then apply the t-test to determine to test the equality of the means of the two groups. The null and alternative hypothesis will be
अच्छा, तो यहाँ तक ये जो डिस्कशन करी ना, ये जो हमने खून खराबा किया, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट था, जिसका मैंने आपको एक आइडिया दिया है। ऑब्वियस ही बात है कि स्टडी टेक्स्ट में भी बहुत डिटेल नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि यार इतना कोई हाई फाई लेवल में जो है ना वो क्वेश्चन पूछ ले और सारी चीज़ें ही पूछ ले इस चैप्टर से। टू बी ऑन सेफ साइड, मैंने आपको कहा था ना क्लास में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ग्रिप में होनी चाहिए, जो आज तक हमने पढ़ी हुई हैं क्लास में, और अब जो हम पढ़ेंगे क्लास में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी भी तसव्वुर भी नहीं करी होंगी। ठीक है ना? तो ये कहने का मकसद ये है कि कुछ आसान सा सवाल आएगा, इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से देख लेना ताकि कुछ तैयारी हो जाए। बहरहाल, अब सर आगे का क्या काम हुआ है बेटा? ये जो आगे का काम हुआ है ना, ये मैं क्लास में एक सिंपल एग्जाम्पल से डिस्कस कर लूँगा। ये नॉर्मल सी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जहाँ पर हमारे पास दो सैम्पल्स होते हैं, ठीक है ना? और ये एग्जाम्पल मैं क्लास में भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ये सारी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। पूल्ड वेरिएंस एस्टिमेटर का ये फॉर्मूला, ये याद कर लो, यही कह सकता हूँ मैं, ये सही फॉर्मूला है। आप पूल्ड एस्टिमेटर ढूंढते हो, ठीक है ना? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर कैसे आए? दोनों सैंपल 50-50 -2, ठीक है ना? ये आपने हमेशा -2 ही करना है, क्योंकि दो सैंपल्स है, 50-50 और -2, तो 98 आ गया। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सर, ये भी याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अनफॉर्चुनेटली ये भी याद करना पड़ेगा, और फिर इस वैल्यू से आप अपने टेबल की टी की वैल्यू को कंपेयर कर कर और अपना कंक्लूजन निकालते हैं। बहरहाल, ये वाला जो एरिया है ना, जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसका कोई सिंपल सवाल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके पेपर में आएगा। उसी लिए मैं इसी इसी वजह से मैं आपके सामने एक सवाल जो है ना प्रैक्टिस का, वो स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, जो आप ट्राई कर लो यूजिंग दीज पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। मैं स्टडी टेक्स्ट का पेज 164 जो उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ से कहानी हुई हुई है ना, यहाँ से कहानी हुई हुई है बेटा, ये कहानी आपके पेपर में आ सकती है। आप वीडियो को अच्छे से देखकर और इस कहानी को करने की कोशिश करना। देखिए, एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जिस तरह का लगता है मुझे कि सवाल आ सकता है। एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स फ्रॉम टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। एक इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि दो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। फॉलोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी से सैंपल उठाया गया 12 और 18 इन्वेस्टमेंट्स का, यानी कि मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, उनका जो मीन आ रहा था उस सैंपल का वो लिया गया और स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की कैलकुलेट करी गई। टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इन द रिटर्न्स ऑफ अबव टू इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में जो रिटर्न है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, इस बात को टेस्ट करो यूजिंग 10% सिग्निफिकेंस लेवल। यानी कि ऐसा ही सिंपल सा सवाल मैंने बना दिया, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, एज्यूम दैट द पॉपुलेशन टू बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। एज्यूम दैट द पॉपुलेशंस एज्यूम दैट द पॉपुलेशंस आर कर देते, आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बात हो गई, ठीक है ना? विथ इक्वल वेरिएंसेस। सर ये क्यों लिखा आपने बेटा? ये इसलिए लिखा क्योंकि देखो, ये जो आपने नीचे कहानी की है, ये कब होती है? जब वेरिएंसेस इक्वल हो। वेरिएंसेस इक्वल हो या ना हो, ये कैसे देखते हैं? यहाँ वाली कहानी में तो ये वाली कहानी एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, एफ टेस्ट, एफ टेबल, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने स्किप कर दी कि यार यहाँ से हो सकता है कि इस जगह से सवाल आ जाए। यानी कि मैंने ये जब मैंने ये कह दिया ना कि दोनों की इक्वल वेरिएंसेस है, तो आपने ये एफ टेस्टिंग नहीं करनी है। समझ रहे हो आप बात को? लेकिन यहाँ वाला काम जो है वो तब होता है जब एफ टेस्टिंग हो जाती है और वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डिविएशंस इक्वल होता है। तो ज़रा इस सवाल को आप लोग कोशिश करो सॉल्व करने की, और फिर मैं क्लास में आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करता हूँ। आई नो कि मुश्किल एरिया है, जब आपने आसान एरिया कवर कर लिया और उस पर ग्रिप हो, जो अभी तक पिछले 4-5-6 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, तो फिर इस एरिया में बढ़िएगा। मगर एक नज़र देख ज़रूर लीजिएगा, ख़ास तौर पर ये सवाल आपको करना आता हो। अगर एफ टेस्ट नहीं आता है, इतना कर लो कि ये सवाल आता हो। समझ रहे हो? ये सवाल अगर एफ टेस्ट का पार्ट स्किप भी करोगे तो भी हो जाएगा, तो कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है भाई, चलो अपना ख्याल रखना।